ईरान ये भी तो कह रहा है कि इन बदतरीन पाबंदियों के जवाब में हम खलीज फारिस से तेल का एक कतरा भी नहीं गुजरने देंगे। तो क्या अमरीकी इक्तसादी पाबंदियां और ईरान के जो जवाबी इकदामात हैं एक और अस्करी तसादुम का बायस नहीं बनेंगे? देखिए, अमेरिका की तो हम्म। अपनी यहाँ पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, 2% डिपेंडेंस है इस रीजन पे। उसने तो हम्म। ट्रम्प साहब ने तो पहले भी कहा था कि जिन मुल्कों की यहाँ पे डिपेंडेंस है वो जाके खुलवाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हमारा काम नहीं है खुलवाना। लेकिन अब क्योंकि उनके ऊपर एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आ गई है, हम्म। उन लोग उनको उनकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं कि आपकी वजह से ये बंद हुई है तो आप खुलवाएं, और अब उनकी अना का मसला बन गया तो इसलिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहते हैं। और ईरान के पास, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि अगर वो चाहे तो वहां से एक जहाज भी ना गुजरने पाए। और अगर आप, जैसे मैं कह रहा हूं कि अमेरिका ऐलान कर दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है, जो कि इन्होंने ये पिछले 5.5 महीनों में किया भी है ऐलान हम्म। कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुली हुई है, जहाज आए जाएं। लेकिन आप देख लीजिए कितने जहाज वहां से आए हैं और कितने गए हैं। सिर्फ वो जहाज आ और जा रहे हैं जिनको ईरान अलाउ कर रहा है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है वहां से ऐसा सेफ जिससे जहाज आ जा सके। तो हम्म। ईरान की कैपेबिलिटी मौजूद है। मैं यही बात कर रहा हूं कि अस्करी जारियत के नतीजे में ये कैपेबिलिटी उनकी खत्म नहीं होगी, हम्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगी नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शायद उनकी गिरफ्त और मजबूत हो जाए और हम्म। बहुत सारे ममालिक का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को इतनी तो जरूर अकल होगी और दानिशमंदी का वो मुजाहरा करेंगे जी। कि वो इस किस्म के किसी ऑप्शन की तरफ ना जाए। मेरा ख्याल है कि बातचीत के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। बिल्कुल फैसल साहब, जो आपने बात की तो अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी कह रहे हैं कि ईरान आलमी तजारती रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकता, जबकि ईरान हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए अपने कवानीन मजीद सख्त कर है। तो क्या अमेरिका वाकई इस रास्ते को हर कीमत पर खुला रखने की सलाहियत रखता है? और अगर हुर्मस को खुला रखने के लिए बराह रास्त बड़ी फौजी कार्रवाई करना पड़ी तो क्या इससे जंग मजीद फैलने का खतरा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर अस्करी ऑप्शन लेते हैं, हम्म। अस्करी जारियत करते हैं, तो ईरान के पास तो कैपेबिलिटी मौजूद है, इसलिए कि हम्म। उनके पास ज्योग्राफी मौजूद है। वो ज्योग्राफी, उनका जो जोग्राफिया है वो उनको ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं है। हम्म। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें, आप गल्फ ऑफ ओमान को देखें, पर्शियन गल्फ को देखें, खलीज फार्स और खलीज ओमान की बात कर रहा हूं, तो ये इन तीनों के नॉर्थ में कौन सा मुल्क है? एक मुल्क है सिर्फ, ईरान। और इनके आप साउथ में देखें, जुनूब में देखें, तो बाकी सारे ममालिक हैं, सऊदी अरब भी है, ओमान भी है, कतर भी, बहरीन भी, यूएई भी, हम्म। कुवैत भी है, और इराक भी है। तो हम्म। नॉर्थ का तो सारा पोर्शन, शुमाली सारा है, सारी कोस्ट ईरान के पास है, और जी। यही उसको जोग्राफिकल एडवांटेज है जिसका उसने इतने सालों से फायदा उठाया है। हम्म। उसने जगह जगह बेसिस बनाए हुए हैं, उसने जो आइलैंड्स हैं उन पे कब्जा किया हुआ है, जो हम्म। उसके अपने आइलैंड्स हैं उनको भी कन्वर्ट किया हुआ है मिलिट्री बेसिस पे, और मिसाइल लॉन्चर्स लगाए हुए हैं, बोट्स वहां पे बहुत उनकी रॉकेट लॉन्चर्स के साथ मौजूद हैं। हम्म। तो ईरान की कैपेबिलिटी, मैं यही बता रहा हूँ कि बहुत मजबूत है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। अमरीकियों को भी पता है, क्योंकि 5.5 महीने में हम्म। अमेरिका ने क्या नहीं किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, और वो नहीं हम्म। खुलवा सके। बिल्कुल। घूस धमकी अटैक सब चीजें करके देख लिया, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल वो ईरान से नहीं ले पा रहे हैं, हम्म। सिवाय इसके कि ईरान खुद मान जाए कि हाँ ठीक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। जब ईरान ऐलान करता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाती है। जब ईरान जी। ऐलान करता है कि नहीं ये बंद हो गई है, तो वो बंद हो जाती है। हम्म। तो ये यही इंडिकेशन है ना कि अगर आप इसको जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश करेंगे, हम्म। बेशक आप सारी दुनिया की नेवीज ले आए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की मर्जी के बगैर नहीं खुल सकती। जी फैसल साहब, अगर रूस और चीन और भारत की बात की जाए तो ये ममालिक ईरानी तेल के सबसे बड़े खरीदार है। तो क्या इन पाबंदियों के बाद वो ईरानी तेल की जो खरीद है इसे वो तर्क कर देंगे? चीन तो पहले ही कह चुका है कि इक्तिसादी पाबंदियां मसाइल का हल नहीं है, और भारत आप जानते हैं वो अमेरिका का हलीफ है। जी, चीन ने तो तकरीबन रद्द कर दिया है। तो चीन हम्म। तो मेरा ख्याल है कि इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका की इन पाबंदियों के ऐलान के हम्म। बावजूद ईरान के साथ कोई ना कोई तिजारत कर सकता है। तेरह जी। फीसद उसकी डिपेंडेंस है ईरान पे, जी। 33% उसकी डिपेंडेंस है इस रीजन पे, लेकिन सिर्फ 13% वो लेता है ईरान से। हम्म। अच्छा, 40 दिन की जब जंग हुई है अभी 28 फरवरी के बाद, तो उसमें आपने देखा कि तेल की प्राइसेस कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई, जितना फोरकास्ट किया जा रहा था उतनी ऊपर नहीं गई। हम्म। उसकी एक बड़ी वजह थी चीन। चीन ने अपना जो डिमांड बिल था, अपना जो इम्पोर्ट बिल था, वो कम कर दिया।
और उसने अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे उनको यूज करना शुरू कर दिया, ऑल्टरनेट एनर्जीज को यूज करना शुरू कर दिया, जो कमर्शियली अवेलेबल तेल चीन में मौजूद था उसको यूज करना शुरू कर दिया और यहाँ से इंपोर्ट कम कर दी। तो उसकी ओवरऑल डिमांड जो थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से तेल की बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ी। चीन को के लिए ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि लम्हा है या अच्छा टाइम है कि अमेरिका यहाँ पे फंसा हुआ है, उसकी साख को बुरी तरह नुकसान पहुंच रहा है और चीन की साख में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही मैच्योर और बहुत ही डिसेंट एक्टर के तौर पे इस दुनिया के सामने आ रहा है, जो तहम्मुल के साथ काम कर रहा है। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो चीन ने वो ऑयल की प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ने नहीं दी ताकि दुनिया बहुत ज्यादा प्रेशर ना डाले अमेरिका पे और इस जंग को खत्म कराने पे और अमेरिका यहाँ से जाने में मजबूर है। वो चीन चाहेगा कि अमेरिका यहाँ पे फंसा रहे और वो जहाँ पे ब्लीड होता रहे, उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेचर है उसका वो यहाँ पे हर्ट हो। जी बिल्कुल। भारत की जहाँ तक बात है, भारत बिल्कुल हिम्मत नहीं करेगा ईरान के साथ तिजारत करने का अगर अमेरिका ने उसको रोक दिया है, सैंक्शंस लगा दिए या सैंक्शंस लगाने का थ्रेट कर दिया। भारत बिल्कुल हिम्मत नहीं करेगा। आप पहले भी देखिए कि चाबहार पे भारत शुरू में अड़ा रहा, लेकिन जब अमेरिका ने थोड़ा सा अपना पांव और दबाया तो भारत ने वहां से पीछे हट गया। इसी तरह भारत रशिया में अड़ा रहा शुरू में, तेल के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की एक वो बात करते रहे, लेकिन जब अमेरिका ने प्रेशर दिया तो फिर रशिया से भी पीछे हट गए। तो भारत बिल्कुल हिम्मत नहीं करेगा। जी बिल्कुल। फैसल साहब, जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका तो फंसा हुआ है, ऐसे में ईरानी हमलों के बाद खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों की कमजोरियां भी सामने आ चुकी हैं और अमेरिका अपनी फौजी तैनाती पर नजर सानी कर रहा है। क्या ये सिर्फ मौजूदा जंग का आर्जी मसला है या फिर इससे ये बुनियादी सवाल पैदा हो चुका है कि मशरिक वुस्ता में अमेरिका की गई कई दिहाइयों से कायम फौजी हिकमत अमली अब पहले से ज्यादा मौसर और महफूज नहीं रही? देखिए, ये बात तो तमाम मुमालिक को समझनी चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर देना किसी को, ये मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा कदम नहीं है और ये अप्रूव हो गया है कि इतने सालों की इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर अरब मुमालिक को डायरेक्ट नुकसान हो रहा है और वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें अपने जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके अलायंस बना के सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाने चाहिए और यहाँ जो आउटसाइड पावर्स हैं वो उन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो ये अब बड़ा लेट मेरा ख्याल है कि ख्याल उनको आ रहा है। भारत देर आया दुरुस्त आया। तो ये चीज तो बिल्कुल साबित हो गई है कि आपका डिफेंस, आपकी सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में होती है, आप किसी और पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। उसमें जितना ज्यादा आप इंडिजनाइज करेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे और ये ईरान ने भी लेसन दिया है इस जंग में कि क्योंकि उनकी सारी कैपेबिलिटी अपनी थी, इंडिजिनस थी, खुद साख्ता थी, तो इसीलिए वो खड़े रहे हैं दुनिया की दो बेस्ट मिलिट्रीज के सामने। तो अगर ईरान खड़ा हो सकता है दुनिया की दो बेस्ट मिलिट्रीज के सामने तो फिर खत्ते के और ममालिक को भी ये सोचने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है अभी कि वो सब ये सोचने पे मजबूर हो गए। सऊदी अरब ने आप देखें 14 नेशंस का एक मैरीटाइम डिफेंस को अलायंस बनाया, उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ और तुर्की के साथ मिलके एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया। उसमें इजिप्ट की भी खबरें हैं कि वो आ जाएगा, बांग्लादेश की खबरें हैं कि वो भी शायद आ जाए इसमें, और बहुत सारे ममालिक हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि ये सोचने की जरूरत है कि ये यहाँ के मामलात हमें अपने हाथ में लेने चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी एक नारा ये रहा है कि उन्होंने इस तरह के खित्तों में जैसे गल्फ है यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा अलग करना है, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे कमिटमेंट उनकी अमेरिका की, और वो बहुत सारे इश्यूज हैं दुनिया के इम्पोर्टेंट जिस पे अमेरिका फोकस नहीं कर पा रहा है। बहरहाल ये उनका एक आर्गूमेंट है अमेरिकन का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो उनको बहुत ज्यादा खिफ़त और अजीमत का सामना है जिससे वो फौरी तौर पे निकलना चाहते हैं। तो वो इस किस्म के कोएलिशंस और अलायंसेस को भी सपोर्ट करें। जी ठीक है फैसल साहब, ये आखिरी सवाल मैं आपसे कह रही हूँ कि ट्रंप के लिए ईरान का मुआमला अब सिर्फ खारजा पॉलिसी यहाँ पर फौजी कार्रवाई का मसला नहीं रहा, बल्कि अमरीकी अवाम की राय, तेल की कीमतों, मईशत और आने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात का सवाल भी बन चुका है।
क्या दाखिली सियासी दबाव बिलाखिर ट्रंप को ईरान के साथ किसी ऐसे समझौते पर मजबूर कर सकता है जिसे वो अमरीकी अवाम के सामने कामयाबी के तौर पर पेश कर सके? देखिए, उनकी कोशिश तो यही है कि जो दाखिली दबाव है उसके पेश नज़र कोई ऐसा एग्रीमेंट करे। मैंने आपको पहले बताया ना कि एमओयू के 14 पॉइंट लेके जब वो गए हैं अमेरिका में वापस, तो वहां बहुत लानतान हुई। लोगों ने उनको कहा कि ये तो तुम कहते थे ओबामा से बेहतर डील करके आओगे, तुम तो खराब डील कर आए हो, क्योंकि ये 14 पॉइंट्स में से तकरीबन 70-80% पॉइंट्स ईरान के हक में थे। वो बातें जो ईरान कहता वो सारी उसमें लिखी हुई थी। फिर इन्होंने कहा कि जो .5 था उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, ईरान की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। तो वो एक बहाना था कि इन्होंने कि वापस आ सकें और फिर एक फौजी कार्रवाई कर सकें ईरान के खिलाफ और ईरान को मजबूर करें कि वो टेबल पर दोबारा आके बैठे और दोबारा नेगोशिएट करें। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां गए हुए हैं तो वो यकीनन उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे होंगे जो कि होनी चाहिए दोनों तरफ, जो कि इस एमओयू के साइन करते वक्त या उसकी डिस्कशन के वक्त तीनों की थी, यानी पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की थी। तो मेरा ख्याल है कि वो यकीनन ये कन्वे करने गए होंगे कि ये इस अंडरस्टैंडिंग और इस बैकग्राउंड में हमने ये एमओयू के 14 पॉइंट्स माने थे, तो इस अंडरस्टैंडिंग पे हमें चलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकी सदर तो इस वक्त बिल्कुल उनको यही सबसे ज्यादा फिक्र है कि नवंबर बहुत करीब आ गया है, इलेक्शन कैंपेन शुरू करनी है, रिपब्लिकन स्कोप का फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है। अगर यहाँ से अमेरिका सुरखरू होके नहीं निकलता, उनके अपने हिसाब से सुरखरू होके नहीं निकलता, तो मेरा ख्याल है वो इसमें बहुत डेस्परेट है। और ये जो माशी और इक्तिसादी पाबंदियां उन्होंने लगाई हैं, ये तो बिल्कुल इस चीज का शाखसाना है